अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कल के लिए माज़रत चाहते हैं, यूट्यूब सरकार की तरफ से एक रुकावट थी और टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए। तो आइंदा आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि ये मसला दोबारा नहीं पेश आएगा। आज की जो आप समझें कि ये अपडेट है, ये कल और आज की खबरों का एक किस्म का मजमू है। सबसे पहली और सबसे अहम और बहुत ही अफसोसनाक खबर, यकीनन आप सब वाकिफ़ होंगे, तो 24 साला सादिया और उनकी 10 माह की बेटी रिदा फ़ातिमा साहिबा की शहादत वाक़या हुई है। जब एक हादसा दरपेश आया कि जब दोनों माँ बेटी जो दाता दरबार को विज़िट करने आए थे भाटी वाली साइड पे, वो गटर में गिर के दोनों शहीद हो गए। और एक हादसाती मौत यकीनन एक छोटे म्यार पे, छोटे लेवल पे एक शहादत की मौत ही होती है। और इससे ज़्यादा क्या अफ़सोसनाक कि जो लोग बिस्किट के डब्बे पे, माचिस की डब्बी पे, तेल पे, कुकिंग ऑयल पे, हर चीज़ पे टैक्स देने वाले लोग हों और इतने बड़े-बड़े ब्रैकेट्स में टैक्स देते हों, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इन्फ्लेशन की शक्ल में, तो उन लोगों को भी इतनी आसान बेसिक सहूलियात ना मुहैया की जाएँ, जो कि दुनिया में बड़े अनसिविलाइज़्ड और सिविलाइज़्ड ममालिक के अंदर एक एक्सपेक्टेशन होती है कि सड़क सीधी जाएगी, सड़क टेढ़ी नहीं जाएगी, गटर बंद होगा, गटर खुला हुआ नहीं होगा, वगैरह-वगैरह। ये वाक़या बुध को 7:30 बजे हुआ है। इशा का टाइम था। रिक्शे से वो चढ़ते हुए वापस बाज़ार से निकल के दाता दरबार को विज़िट करके रिक्शे पे चढ़ते वक़्त वो स्लिप किए और वो इस मामले के अंदर वो सारा वो गटर खुला हुआ था। वहाँ एक अनसिक्योर्ड मैनहोल था, वहाँ अंधेरा था, वहाँ रोशनी कोई नहीं थी और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी थी। ज़ाहिर बात है, जब कंस्ट्रक्शन जारी होती है तो मलबा, सरिया, मिट्टी के ढेर, रेत वगैरह इकट्ठा हुआ होता है, तो एक जनरली बड़ा मुश्किल होता है उसमें कदम-कदम रख के ध्यान से चलना। प्लस जब आपके साथ एक बच्चा हो, जिसका आपने हाथ पकड़ा हो या आपने बच्चे को उठाया हो अपनी गोद के अंदर, तो आपके जनरली बैलेंस ऑफ हो जाता है। प्लस हमारी लेडीज़ ने बड़ी चादरें, बड़ी शॉलें, बड़े कुर्ते-शलवार, हमारे कपड़े भी तो ऐसे होते हैं कि वो कहीं किसी गियर में आ जाते हैं। कितनी बार होता है कि मैं और आप जब माल रोड पे या कहीं जा रहे हो, तो मोटरसाइकिल पे बीवियों को इशारा कर रहे होते हैं कि बीबी दुपट्टा, क्योंकि ये डिवाइसेस, ये मशीनें हमारे कपड़ों के लिए तो नहीं बनी हुई, वेस्टर्न कपड़ों के लिए बनी हुई हैं। तो अगेन एडजस्टमेंट के लिए ये सारे मसाइल पेश आते हैं। और फिर हमारी सड़कों का जिस तरह निज़ाम है कि वॉकिंग ट्रैफिक कहीं पे इजाज़त नहीं है, सड़क इतनी चौड़ी कर दी है, बिल्कुल दुकानों के सिर पे चढ़ाई होती है हमने, फुटपाथ की कोई जगह नहीं होती, चलने की कोई जगह नहीं होती, तो रिक्शे ने भी मेन रोड के ऊपर ही आकर रुकना है या साइड स्ट्रीट के सेंटर में आकर रुकना है, और फुटपाथ जहाँ ख़त्म होना है तो ठक करके साइड स्ट्रीट शुरू हो जानी है। यानी कहीं पैर रखने की जगह नहीं होती, कहीं आदम आतम पे चढ़ा हुआ है, बंदा बंदे पे चढ़ा हुआ है। और इस साइड के ऊपर जहाँ पे एक हफ्ते में आने वाले दिनों में बसंत बड़े धूमधाम से मनाई जानी है, तो इस तरह की ओवरसाइट वाक़तन, अगर मरीम साहिबा की जो रिसेंट स्टेटमेंट है उसको मान लें, और मैं मानता हूँ कि ये क्रिमिनल लेवल ऑफ नेग्लिजेंस है, तो सवाल ये बनता है कि ये किसका फेलियर है। अगेन उन्होंने एक बेहतर लाएमल ये कम से कम इख्तियार किया बैकलैश को देखते हुए पिछले 48 घंटे में जो मीडिया साइकिल में आया है कि मरीम साहिबा ने कहा कि मुतल्लिका लोगों को मुअत्तल किया जाए, परमानेंटली जॉब से रिमूव किया जाए और अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ तगड़े केसेस बनाए जाएं। मैं इसकी अभी तफसील में बाद में आना चाहता हूँ, पहले मैं एड्रेस करना चाहता हूँ कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की या जनरल गवर्नमेंट सर्विसेज की इनकॉम्पिटेंस का मसला क्यों पाकिस्तान में आखिर ख़त्म नहीं होता। ये साउथ एशिया में, आप इंडिया में भी देखते हैं, आप मुख्तलिफ ममालिक देखते हैं, पूरे पूरे पुल गिर जाते हैं हमारे मुल्कों के अंदर और कोई सवाल पूछने वाला नहीं होता। ये एक सिस्टेमिक नेग्लिजेंस है और ये एक फॉल्स रिपोर्टिंग की एक दास्तान है। क्यों? क्योंकि जब ये वाक़या फ़ौरन पेश आता है तो पहले क्या अमल होता है कि पहले तो नून लीग की लीडरशिप की तरफ से पैगामात आते हैं, ख़ास तौर पे अज़मा बुखारी साहिबा की स्टेटमेंट आती है, जो कि माज़रत के साथ, बहुत माज़रत के साथ, मैं कुछ माह से देख रहा हूँ, वो एक डेली व्लॉग करती हैं, जैसे कि यूट्यूबर या शाम को पढ़ने वाला एंकर, सुर्खियाँ पढ़ने वाला एंकर जो होता है, और वो एक आला हुकाम में से हैं नून लीग की पंजाब गवर्नमेंट में, और वो प्रैक्टिकली तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट की, तो वो डेली व्लॉग भी अब करती हैं। ये बात एक अलग बहुत मायूब बात है, लेकिन उनके डेली व्लॉग्स के सिलसिले में और रेगुलर प्रोग्राम्स के अपीयरेंसेस के सिलसिले में उन्होंने ये कह दिया कि ये तो मुमकिन नहीं था कि उस गटर में कोई इंसान गिर के मरे, क्योंकि वो गटर बहुत नैरो था या वो इतना चौड़ा नहीं था। और ये रिपोर्ट जो है मेरे आला अफसरान ने, ACDC वगैरह ने मुझे खुद दी है ये रिपोर्ट, तो मैं बेफिक्र होकर कहती हूँ कि कोई आदमी ऐसे नहीं मरा, मिस रिपोर्ट किया जा रहा है। इसके रद्द अमल में क्या होता है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया सारी की सारी जो कॉर्पोरेट और सरकारी एड्स पे डिपेंडेंट होती है, और हमारे सो कॉल्ड स्टेनोग्राफर सहाफ़ी जो यूट्यूब, टिकटॉक और ट्विटर के ऊपर बैठे हुए हैं, जो सरकार के एड्स कैंपेन्स लेके उनके लिए मार्केटिंग करते हैं, उन सारों ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी तकरीरें शुरू कर दी और बड़े बड़े पोस्ट बनाना शुरू कर दिए कि नहीं नहीं बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। 24 घंटे के अंदर दूध पानी का पानी हो गया, पता लग गया कि जनाब बच्चा भी गिरा है, वालदा भी गिरी, उनकी दोनों शहीद भी हो गए हैं, और ये मामला भाटी गेट के अंदर ही हुआ, दाता दरबार के करीब, और गटर के अंदर गिर के हुआ। यानी एक एक मिन वन जो फैक्ट्स हैं वो पहुंच गई।
अब मरीम नवाज साहिबा और उस्मा भारी साहिबा माजरत कर रही थी कल के दिन में कि अगर मेरे इस्तीफ़ा देने से अगर उनको कोई सुकून पहुंचता है घर वालों को उनको, तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, और बहुत अर्जी के साथ माजरत भी कर रही थी। इसी तरह मरीम नवाज साहिबा बहुत गुस्से का इजहार कर रही थी कि ये क्रिमिनल नेगलिजेंस है, मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी किसी को। उन्होंने अफसरान के लिए मुअत्तली का भी ऐलान कर दिया और परमानेंट उनको कहा कि इनकी जॉब आइंदा कोई ना लगे सरकारी लेवल पे, और उनको अरेस्ट करने का भी हुक्म दे दिया और सख्त से सख्त उनके खिलाफ क्रिमिनल नेगलिजेंस के केस भी बनवाए जाएँ। तो ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, तैश में तो आ गई है, गवर्नमेंट तो हिल गई है। और मरीम नवाज साहिबा ने बड़ी खूबसूरत बात की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को, कि उन्होंने कहा कि मेरा और आपका बच्चा होता तो हम पूरे सिस्टम को हिला देते। तो मैं बड़ा आजना सवाल पूछता हूँ कि हर बच्चे की हर 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 केस पाकिस्तान में पप्पू कत्ल केस क्यों बनता है? पप्पू कत्ल केस याद है जब ज़िया-उल-हक साहब डिक्टेटरशिप डिक्लेयर की थी, मार्शल लॉ डिक्लेयर की थी, तो उस टाइम पे एक बड़ा मासूम बच्चा था पप्पू नामिया। तो पप्पू ज़रा एक वो उसमें एक उसकी एक लैंग्वेज ऐसी थी या वर्ड ऐसा था कि वो अवाम की इमेजिनेशन को कैप्चर कर गया। वो बेसिकली एक बच्चा था पप्पू नामिया, उससे अगवा किया गया था और अगवा बराए तवान का केस था वो। तो पप्पू को लेके पूरी अखबारों में, रेडियो के ऊपर बहुत एक सनसनी मच गई पंजाब के अंदर कि यार इसका कुछ किया जाए। तो पप्पू को अनफॉर्चुनेटली रिश्वत देने के बावजूद, वो भत्ता देने के बावजूद उसके कत्ल कर दिया गया उसके कैप्टर्स की तरफ से। तो वो एक बड़ा हॉट बटन जैसे कहते हैं ना, आप केस आया होता है सामने, आवाम के जज्बात सारे, जैसे ज़ैनब कत्ल केस था जहाँ एक मासूम पाक बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की गई थी, उसकी नाज़ियबा तस्वीरें और फिल्में बनाई गई थी और एंड में उसको कत्ल कर दिया गया था। तो इस तरह आज तक ज़ैनब हेल्पलाइन है हमारी। तो ये इस तरह के जो केस होते हैं ये सिस्टम पूरे को हिला देते हैं। मेरा बड़ा आजना सा सवाल है कि क्या सादिया साहिबा और उनकी साहिबजादी फूल जैसी रिदा फातिमा के दिफा के लिए या उनकी प्रोटेक्शन के लिए या उनकी कंफर्ट के लिए, या अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो भी जाए तो उसके इजाले के लिए पूरे सिस्टम को हिलना पड़ेगा? क्या वो सिस्टम्स और मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं है जो रिड्रेसल कर सकते हैं इस तरह के मामले के? तो जवाब मिलते हुए सवाल पूछा जाता है कि नहीं है। यहाँ पे वन मैन शोज़ ही चलाए जाते हैं। जहाँ पे एक बात की जा रही है कि इमरान खान और पीटीआई एक कल्ट है, तो मैं सवाल पूछता हूँ कि पंजाब में इस वक्त मरीम साहिबा क्या डेवलपमेंट का कल्ट नहीं है? क्या उन्होंने इलेक्शन के बाद जब देखा कि भाई हम ना एक इलेक्शन में मकबूल हैं और 47-45 फॉर्म का भी पूरा तमाशा किया गया है, तो हम अवामी पॉलिटिक्स को हम लात मारते हैं? और पंजाब नून लीग ने जनरली और पीपल्स पार्टी ने जनरली पूरे मुल्क में ये एक पॉलिटिक्स का तर्ज रखा है कि अवामी पॉलिटिक्स को हम भूल गए। पीपल्स पार्टी सिंध में सिंधी नेशनलिज्म की बात करती है और नून लीग जो है वो डेवलपमेंटलिज्म की बात करती है कि हर जगह पुल, अंडरपास, प्लाजे, ऑरेंज ट्रेन, ओवरहेड ट्रेन, अंडर ब्रिज, हर किस्म की बला जो है वो खड़ी कर देंगे। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जमहूरी एहसास और हक और वोट और ये सब बलाएँ क्या होती हैं, नज़रियात, आइडियोलॉजी, मजहबी फ़िक्र, ये सब कुछ नहीं होता। डेवलपमेंट होती है और आपको सर्विसेज जो मिलती है सरकार से, बाकी सब कुछ माया है और कहानी है। असल चीज़ ये है दुनिया की। तो जब दोनों ने ये पॉलिसी इख्तियार कर ली, पंजाब में कम से कम कुछ करना आता है तो उन्होंने डेवलपमेंटलिज्म की बात की, पीपल्स पार्टी तो कुछ भी नहीं कर सकती तो उन्होंने बात की किसी एब्स्ट्रैक्ट सिंधी नेशनलिज्म की, या बेनज़ीर साहिबा के किस्से सुनाना शुरू कर दिए, या जुल्फ़िकार साहब के किस्से सुनाना शुरू कर दिया। और जो दूसरी फॉल बैक बेस है पीपल्स पार्टी की, जेंडर और सेक्स के मसाइल और लिबरल वर्ल्ड को खुश करना और मौलवियों से पंगे लेना, और ये शादी ब्याह की उम्र और लड़की कैसी तो कब, तो कद क्या होगा उसका, तो उम्र 16 नहीं हो सकती तो 17 कर दें, तो 17 नहीं तो 18 कर दें। यानी वही जो जोड़ तोड़ खेल तमाशे की सियासत होती है अनफॉर्चुनेटली, जो न्यूज़ साइकिल की इमेजिनेशन को कैप्चर करती है, हम उसके अंदर खुद फंस जाते हैं कि भैया अब इसको भी एड्रेस करना है, इसके बारे में भी रिपोर्टिंग करनी है। तो वो खेल तमाशा शुरू हो गया। कम से कम पंजाब के अंदर लोगों को चीज़ें मिलना शुरू हो गई। व्हाट हैपन्स व्हेन द सिस्टम ब्रेक्स डाउन? ये आज पहली बार सवाल कन्फ्रंट किया है। इंडिगो होटल की छोटी सी आग, अल्लाह का शुक्र है वो थम गई, लेकिन ये जो वाक़या आपकी शहादत वाक़या हो गया है, तो अब सिस्टम के सामने एक ऐसा सवाल आ गया जिसका सिस्टम के पास जवाब नहीं है कि भाई मैं तो ऑफ़र कर रहा था डेवलपमेंटलिज्म, मैं तो ऑफ़र कर रहा था सर्विसेज, और जब वो फेल कर जाती हैं तो मैं अंदर से खोखला हूँ, क्योंकि ना अवामी मकबूलियत मेरे पास है। करोड़ों अरबों रुपए खर्चने के बावजूद हर किस्म के एडवर्टिजमेंट कैंपेन के ऊपर मेरे पास अवाम की मकबूलियत और मोहब्बत नहीं मिली, और जब ज़रा सी मुश्किल आई तो सारी अवाम ने थू थू शुरू कर दिया मेरे बारे में, क्योंकि ये हकीकत है। द थिंग यू ऑफर्ड यू डिडंट डिलीवर, पहली बात। दूसरी बात, इसके बावजूद कि मैं बहुत सी तारीफ़ें कर सकता हूँ नवाज शरीफ की और उनकी हिस्टोरिक रूल की, या शहबाज शरीफ साहब के रूल की, या इवन मरीम साहिबा के रूल की पंजाब की, मैं आज नहीं करूँगा, बिकॉज आज जो मुद्दा है वो एक दो मासूम जानों का है। और उस मुद्दे को लेके मरीम नवाज साहिबा ने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दी थी कराची के मामले को लेके। उन्होंने कहा एक स्पेशलाइज्ड गटर लिड होगा, उस पर पंजाब गवर्नमेंट के वो स्टैंप होंगे, उसको चोरी करके बेचा नहीं जा सकता बिकॉज जो ख़रीदने वाला होगा उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। यानी कि वो बार कोड टाइप सिस्टम होगा कि वो चीज़ें कभी भी ब्लैक मार्केट में ना आए, वो हमेशा गटर के लिड वहीं लगे रहें, क्योंकि लोग वो हेरोइन वगैरह करने वाले, नशे करने वाले लोग वो उखाड़ के बेच देते होते हैं।
इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं हर रात, ये स्टेटमेंट उन्होंने तब दी जब कराची में ये वाक़या हुआ आज से 1-2 माह पहले, जब एक मासूम बच्चा गिर के गटर में शहीद हो गया। तो उन्होंने कहा मैं तो हर रात गटर गिन के सोती हूँ कितने लिड बंद हैं और कितने खुले हैं। तो इस सब में सवाल पहला ये बना था कि क्या सिस्टम को हिलाना पड़ता है सिस्टम को चलने के लिए, पहला सवाल। तो ये किसका फेलियर है? उसी सिस्टम बनाने वालों का फेलियर है। इसमें रियासत, इसमें ब्यूरोक्रेट, इसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई सब शामिल है ऑन सम लेवल और अनदर। उसके बाद अगला सवाल ये बनता है कि क्या सीएम का काम है कि वो गटरों के लिड गिनता फिरे? भाई आज जानना सा सवाल है कि इज़ दैट द जॉब ऑफ अ चीफ मिनिस्टर? क्या उनका काम असेंबली को मैनेज करना, लेजिस्लेशन को देखना, सेंटर और प्रोविंस के दरमियान कम्युनिकेशन को देखना, टैक्सेशन के मसाइल को देखना, इकोनॉमिकल एक्टिविटी के, बड़े ट्रेड यूनियन से मुलाकातें करना, बड़े जो पावर ग्रुप्स होते हैं मज़हब के नज़रिए उनसे ये जोड़ तोड़ की ये काम है? या उनके गटर के बेसिकली जो एडमिन वर्क है ये बिजी वर्क होता है दफातर के अंदर? और ये मरीम साहिबा में ख़ास ख्वाहिश है कि मैं इसको एक कंपनी की तरह चलाऊं कि मैं हर साल के एंड पे या हर क्वार्टर के एंड पे दिखाऊं कि इतना प्रॉफिट हो गया, इतनी ग्रोथ होगी, इतने ये हो गए, क्योंकि वो नंबर्स और स्टेटिस्टिक्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। तो उस आदाद शुमार में सादिया और रिदा फातिमा कहाँ आते हैं? तो मैं यही कह रहा हूँ कि नून लीग का दुनिया को देखने का जाविया गलत है, पंजाब को मैनेज करने का जाविया गलत है। आप मेयर ऑफ पंजाब नहीं है, आप चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, नंबर 1। नंबर 2, ये आपने ऐसे सेटअप किया अपने लिए। You could have chosen to set yourself up in a different way, but मरियम साहब has set herself up in a way कि उनकी एक टीम है ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स और एमएनएस और एमपीएस की, उनके थ्रू सारा उनको डेटा फीड होता है और वो उनको बताते हैं मैम सब चंगा है। आज 10 कटर, 3 क्यारियाँ, 4 चपड़ासियों की वर्दियाँ और 5 हमने एक्स्ट्रा जुडिशल कत्ल कर दिए हैं वो इनकाउंटरों के अंदर, और वो कहती हैं बिल्कुल ठीक, टिक टिक टिक, अप्रूव्ड अप्रूव्ड अप्रूव्ड। तो अगर आपकी कंपनी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर रिपोर्ट्स आती हैं कि ये वीडियो या ये क्वार्टरली रिपोर्ट या ये फलानी चीज़ या ये ईमेल, उसी तरह आप समझ लें पंजाब गवर्नमेंट व्हाट्सएप ग्रुपों पे चल रही है एट द विम्स एंड विल्स ऑफ द मेयर ऑफ पंजाब। शी इज़ नॉट, मरीम नवाज साहिबा इज़ नॉट ऑपरेटिंग लाइक द सीएम ऑफ पंजाब, शी इज़ ऑपरेटिंग लाइक द मेयर ऑफ पंजाब। शहबाज शरीफ साहब भी यही करते थे और आज मरीम साहिबा भी यही कर रही हैं कि दे आर द मेयर। बल्कि शहबाज शरीफ साहब को मजाक से मेयर ऑफ लाहौर कहा करते थे लोग, कि भी सारा काम लाहौर पे होता है। मरीम साहिबा ने वही पॉलिसी जो है वो इख्तियार करके उसको एक्सपैंड कर दिया आउटवर्ड्स के बाकी सूबे के शहरों के अंदर, छोटे बड़े शहरों के अंदर भी उस काम को वो कर रही हैं। ठंड काफ़ी हो गया है नो, अगर आप भी शाम को कोजी फील करना चाहते हैं, अपनी मॉर्निंग वॉक को एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये 100% कॉटन फ्लीस 350 GSM इयॉन की ब्रीदेबल स्पोर्ट्स वेयर हुडी आप ले सकते हैं। सिर्फ इयॉन की हुडी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत आला डिज़ाइन है जो कमेमोरेट करता है पाकिस्तान के एक हिस्टोरिक अचीवमेंट को, ऑल्सो नोन एज द सोवियत जिहाद। ये डिज़ाइन एक खातून ने सरप्राइजिंगली डिज़ाइन किया था राइट हियर एट इयॉन, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम कमेमोरेट करते हैं ज़ियाउल हक की विक्ट्री ओवर द स्नेक ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। जो 71 की जंग के बाद हमें लगा था कि पाकिस्तान जो है वो थक चुका है, फिर पाकिस्तान ने अपने मसल्स फ्लेक्स किए थे, अपनी न्यूक्लियर पावर को डेवलप किया था, अपनी गोट पावर को डेवलप किया था और अपनी एयर फ्लीट को भी, और साथ ही साथ अपेरेंटली रैम्बो के साथ भी काम किया था एट सम पॉइंट अफगानिस्तान को फतह करने में। तो अगर आप पाकिस्तान की कामयाबी को एक कूल तरीके से कमेमोरेट करना चाहते हैं, अगर आपको एक आयरॉनिक एंड येट पावरफुल एंड मैस्कुलिन हुडी चाहिए जो कि कंफर्टेबल भी है और अफोर्डेबल भी है, तो सिर्फ 5,000 रुपये में, अगर आप छोटे बच्चे हैं, अगर आप बड़े बच्चे हैं तो 6,000 रुपये में आप johnpodcast.com पे ये हुडी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू। अब इस सब के अंदर सिस्टम को हिला देना वरना चलेगा नहीं, वन मैन आर्मी बना के मेयरशिप करना, मैन मैनेजमेंट करना, गटर सड़क हर लेवल पे सफाई सुथराई ये करना, नॉट दैट ये काम नहीं होते, बट ये काम नहीं है। बात दोनों में फ़र्क है। काम करने वाला जो है वो सीएम का ये नहीं है, दिस शुड बी डन। और हम इतने डिप्राइव्ड, अल्लाह माफ़ करे, कि हमें ये भी मिलता है तो हम कहते हैं क्या बात है, कुछ तो कर दिया किसी ने, क्योंकि शायद उस्मान बुज़दार का तजर्बा ऐसा था। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में बल्कि बड़ी प्यारी बात की जिब्रान नासिर साहब, उनका मैं कल इंटरव्यू कर रहा था, वो जो वकील और एक्टिविस्ट और सियासतदान भी हैं, उन्होंने कहा कि जिब्रान नासिर साहब कि उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब के लोगों ने सिर्फ मोहब्बत नहीं बर्दाश्त किया। तो आपके पास ना मोहब्बत है अवाम की, ना मकबूलियत है, तो आपको तो डबल काम करना पड़ेगा लोगों को खुश रखने के लिए। कोशिश भी आपने किया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे वाक़यात हो ही जाने हैं। लेकिन क्योंकि आपने अपने वर्ल्ड व्यू को, अपने आप को प्रेजेंट ही एज नो नॉनसेंस गवर्नेंस किया है, तो जब नॉनसेंस आएगी और गवर्नेंस फेल करेगी तो फिर सवाल बन जाएगा आप किस काम के, या आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इसी तरह आज़मा बुखारी की स्टेटमेंट्स, मेरे से यकीनन ये गलती ज़रूर हुई है कि जो इंतज़ामिया झूठ बोल रही थी। मुझे जो है वो, मेरे पास कोई और हल नहीं था, मैं ग्राउंड पे मौजूद नहीं थी। वो जो झूठ बोल रहे थे, मुझे उसको जो है वो मीडिया के साथ शेयर करना मेरा गुनाह बना, और इस गुनाह के लिए मैं हर तरह की सज़ा के लिए तैयार थी। मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा
कि अगर जो है मेरी रेजिग्नेशन से अगर ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व होता है, या अगर मेरी रेजिग्नेशन से जो है वो एक इनके लवाहिकीन को अगर जो है वो इंसाफ मिल सकता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर किसी तशरीह के मैं अपनी तरफ से, मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, मैं सब की तरफ से हाथ जोड़कर मैं उस फैमिली से हम माजरत खा भी हैं और एहसास नदामत का भी शिकार हैं। इस सब के बावजूद मैं फिर भी आम शहरी के तौर पे कबूल करता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैंने अपना सर शर्म से झुक किया है मेरा, और मैं आजिज़ हो गई हूँ उसके सामने कि ये कैसे मेरे सूबे के अंदर हो गया। पॉलिटिकल पॉस्चरिंग के एतबार से ये हमें एटीट्यूड फिर काबिल कबूल है, हम फिर भी इसको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जो बड़ा मुद्दा है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और नून लीग को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में, नून लीग ही बट यू मीन असल वाली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सबको सोचना चाहिए कि असल प्रॉब्लम क्या है, इस सारे के अंदर असल मसला क्या है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के सीएम साहिबा पूरे सूबे को चला रही हैं, हर खित्ते के हर जर्रे के हर वो उसका हिसाब रख रही हैं, कहाँ गटर का लेड लगा हुआ और कहाँ नहीं लगा हुआ। मैं रोज रात को बैठ के चेक करती हूँ कि किस जगह जो है वो गटर का ढक्कन नहीं लगा, क्योंकि ये सिर्फ गटर का ढक्कन नहीं है, खुदा न खास्ता उसमें कोई बच्चा गिर जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार है। और मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि रात को 12 बजे के बाद कुछ माफियाज ऐसे हैं, कुछ गिरोह ऐसे हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, वो गदा गाड़ी के ऊपर पूरी फैमिली आती है और उनका काम ही यही होता है कि गटरों के ढक्कन हम लगाते हैं, वो रात को चोरी करते हैं। तो वो अब हम इसका भी कोई मरबूत निजाम बना रहे, पूरे पंजाब में एक जैसे गटरों के ढक्कन लग रहे हैं जो कोई नहीं उठा के बेच सकता, उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्टैंप होगी, चोरी करने वाला और खरीदने वाला दोनों जो है वो अरेस्ट होंगे। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये गटर का ढक्कन नहीं है, ये किसी बच्चे की जिंदगी है। कराची के अंदर फिर कॉन्वर्सेशन हो रही है कि कराची के मेयर ने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया और उनका रिस्पांस हर ड्रामी था, और हमारे सीएम साहबा का रिस्पांस आजी था, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो वहीं बरकरार है। क्या कराची का एक मेयर होना चाहिए या कराची के 3-4 जोन होने चाहिए? साइज देखा कराची का आप लोगों ने? आप में से जो कराची गया हुआ है तो आप कहेंगे यार कौन सा कराची, वो क्लिफ्टन डिफेंस वाला या वो मच्छर कॉलोनी वाला? ठीक है ना, वो इतना बड़ा एक शहर है, उसके 3-4 क्वाड्रेंट होने चाहिए। यहाँ लोग बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, हम कराची को फेडरल के पास जाने नहीं कहेंगे। मैं यहाँ कह रहा हूँ कराची को फेडरल के पास करें और 2-3 शहर बना दें उसको, वो एक शहर थोड़ी है। इसी तरह पंजाब जितना बड़ा सूबा है, सबसे पॉपुलस सूबा है पूरे मुल्क का, इसके अंदर कितने शहर हैं, उन शहरों के अंदर कितने टाउन हैं, उन टाउन के अंदर कितने वो हैं मोज़े हैं और एरियाज़ हैं। मतलब आप सब डिवाइड करते जाएंगे, जितनी छोटी लेवल ऑफ मैनेजमेंट होगी उतनी इफेक्टिव होगी। और उनके टॉप पे बैठे एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और मैनेजमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट की शक्ल में हो, जो सीएम की शक्ल में हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन गटर के लिड, सुथरा पंजाब, सफाई हो रही है कि नहीं हो रही, सड़क साफ हो रही है कि नहीं हो रही, ये काम नहीं है। ये जेब नहीं देता कि 21वीं सदी के अंदर भी हमारी गवर्नेंस की बातें यही कुछ हो रही हों कि गटर बंद हुए, सड़क साफ हुई, ट्रेन चली टाइम पे, क्यों नहीं चली, बच्चा क्यों नीचे आ गया वैगन के। ये मसाइल कुछ मिडीवल से लगते हैं, कुछ जैसे कदीम ज़माने के मसाइल लगते हैं, और अब इनसे मूव ऑन करने की ज़रूरत हो गया। बाकी जो पीपल्स पार्टी वाले या वो लोग कुछ ज़रा मतलब जैसे माजर से उछल रहे हैं इस बात के ऊपर, तो एक शहर का एक सूबे से मुआवजा करना थोड़ा सा खौफनाक है कि आप इतनी बड़ी आबादी को इतनी छोटी आबादी से कंपेयर कर रहे हैं। और ये वाक़या और इसका रिस्पॉन्स पंजाब को कंपेयर किया जाए कराची से तो मेरे ख्याल में कोई मुआवजा नहीं बनता। आज इस वक्त 80 लोग कराची में शहीद हो चुके हैं और 70-80 का हमें पता ही नहीं है वो कहाँ पे। और जो मेयर हैं वो हर ड्रामे के साथ दंदनाते फिर रहे हैं कि नहीं यार ऐसी की तैसी, मैं बड़े पक्के मादे का बना हुआ आदमी हूँ, इसी मिट्टी से आया हूँ, कराची की मिट्टी में दफन हूँगा, कोई माई का बाप मुझे नहीं निकाल सकता मेरे ओहदे से। ठीक, ऑब्वियसली बहुत सी खबरें हैं रिपोर्ट करने को, लेकिन ये क्योंकि एक मेन मुद्दा था जिसको लेकर हमने ज़्यादा लंबी गुफ्तगू की। इसके अलावा एक बहुत ही अजीब और गरीब वाक़या हुआ था। आज से कुछ माह पहले हमने रिपोर्ट भी किया था कि नज़ीर अली नामी आदमी ने अपने वालिद मुनीरुल हक साहब के ऊपर, उनके होटल के ऊपर, मशहूर होटल के ऊपर पिंडी के अंदर, मेन राजा बाज़ार के अंदर अपने वालिद के ऊपर गोलियाँ चलाई थी। एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के ऊपर, विरासत के डिस्प्यूट के ऊपर, जहाँ पे उनके चचा और चचा साहब भाई भी मौजूद थे।
और वो वाक़या सीसीटीवी फुटेज में आया था। और इतने पब्लिक एरिया में कातलाना हमले करने के बावजूद, और अल्लाह ने मुआवजा किया, एक मिरेकल परफॉर्म हुई वहाँ पे कि जो वालिद हैं उन्होंने एक कुर्सी से अपना दिफा कर लिया, और वो सारा सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं। और वो वालिद बच के निकल गए, अल्लाह का फ़ज़ल है। तो उसके बावजूद नज़ीर अली साहब के फ़रार होना पहले, उसके बाद FIR होना, उसके बाद वीडियो के बनने के बाद कुछ रिस्पांस क्रिएट होना, और फिर उनको अरेस्ट होना, फिर उसके बाद सुलहनामा होना, और दोबारा उस पर वीडियो बनाना कि यार ये बदतमीज़ी कर रहा है, हरास कर रहा है आदमी। मतलब हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और CCD के होते हुए जब इतनी बदमाशी की बात हो रही है कि हल्की सी कुछ हो सकता है तो उसके हाथ पांव तोड़ दी जाते हैं, उसको गोली मार दी जाती है। फिर उसके बाद आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो सुलहनामा होने के बावजूद, अग्रीमेंट और सेटलमेंट होने के बावजूद बेटे के साथ कि भाई तू अपनी विरासत को उसमें से अपने आप को तू निकलवा। ज़ाहिर बात जब कातलाना हमला कर दिया वालिद पे, तो मेरा ख्याल है ना शरई ना कानूनी ना कोई इखलाकी जवाज़ बचता है बाकी कि बेटा जो है वो बाप की विरासत का हिस्सेदार बने, और कुछ माल वगैरह, कुछ मुआवजा वगैरह भी अदा किया बाप ने कि भाई तू ये ले और जा, मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल जा। इसके बावजूद वो बेटा टिकटॉक वीडियोज़ बनाता है, बदमाशियाँ करता है, गंदे इशारे करता है अपने बाप को, अपने घर वालों को। फिर अब उस बाज़ार में जहाँ पे अभी भी उनके वालिद और अपने छोटे भाई के साथ और अपने नेफ्यू के साथ वो एक होटल चलाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे बाज़ार में आके उनको हरास करता है, उनको डराता धमकाता है, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को फ़ोन करता है, उनको थ्रेट देता है, लाइफ के, जान माल के, इज़्ज़त के थ्रेट देता है। और वो आदमी जिसने टेक्निकली एग्री किया हुआ है कि मैं मुल्क छोड़ दूँगा, मैं एरिया छोड़ दूँगा, मैं यहाँ पे करीब आपको नज़र नहीं आऊँगा, वो मेन बाज़ार के अंदर मोटरसाइकिल घुमाता दनाता फिरता है, उनको गलत इशारे करता है, कॉलिंग करता है और आंखें दिखाता है अपनी। लॉ एंड ऑर्डर की अगर राजा बाज़ार पिंडी में, जो कि इतने ज़्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के करीब है, सेंटर ऑफ पावर इस्लामाबाद के लिटरली साथ है, ट्विन सिटी है, उस मेन राजा बाज़ार के अंदर जहाँ पे आदम ही आदम है, इतनी बदमाशी हो रही है, तो पंजाब गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। सवाल मेरा भी ये बनता है बड़ा जाना कि उनके वालिद की बड़ाई है तो उन्होंने माफ़ करके एक सुलहनामा कर लिया, बट क्या स्टेट ये इजाज़त दे सकती है? जो क्राइम अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर है कि आपने पब्लिक एरिया में एक आर्म्ड असॉल्ट किया है, आपने फायरिंग की है, आपने पिस्टल चलाई है एक बाज़ार के अंदर, वहाँ कोई ज़ख्मी भी हो सकता है, कोई शहीद भी हो सकता था मासूम आदमी, क्या हुकूमत को इजाज़त देती है? क्या ये क्राइम अगेंस्ट द स्टेट नहीं बनता? किसी फ़र्द ने तो माफ़ कर दिया कि भाई मेरे वजह कातलाना हमला हुआ, मैं माफ़ करता हूँ। हालांकि मुझे इसकी भी समझ नहीं आती बात कि एक बाप बेटे पे, बेटा बाप पे हमला कर दे तो एक प्रेसिडेंट के मामले के ऊपर स्टेट को रिट ऑफ द स्टेट नहीं दिखानी चाहिए कि यार, ताकि आने वाले दिन में कोई बेटा या बाप बेटे के मामले में अपने आप को वो अबव द लॉ समझने लग जाए। वो भी सही, अगर ये प्राइवेट में हुआ था वाक़या तो फिर कुछ समझ भी आती, पब्लिक में होने वाला वाक़या, लोगों के सामने फायरिंग करने वाला वाक़या, और फिर उसी बाज़ार में आके मोटरसाइकिल पे घूमना, दंदनाना, ना सिर्फ अपने बाप और अपने रिश्तेदारों को ललकारना, बट प्रैक्टिकली पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस को ललकारना कि तुसी तो शाही कोई नहीं हो, मैं तो समझदा ही कुछ नहीं, ठीक है ना जी। तो वो उस बाज़ार के अंदर वो आदमी घूमता है, वो थ्रेट करता है, वो हरास करता है, वो कॉल्स करता है अपने रिश्तेदारों को, और पंजाब गवर्नमेंट हमें बताती है कि जनाब हम तो कोई गटर का लिड हो, कोई फलानी चीज़ हो, हम तो छोड़ते नहीं है बंदे को। तो सवाल ये बनता है कि कौन ऐसे अफसरान थे जिन्होंने उसको अरेस्ट किया था, उसको प्रोसिक्यूट करवाया था और फिर सुलहनामा करवा के छोड़ दिया। और जब वो सुलहनामा की टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट को भी वायलेट करता है और 4 FIR उनके वालिद और उनके चचा दर्ज करवाते हैं उसके खिलाफ कि भाई हमारी जान छुड़ाओ इस बच्चे से, ये एक ओबाश किस्म का आदमी है, ये बाज़ार में असला लेके घूमता है, ये बड़ा बदमाश इंसान है, ये हमारी ज़िंदगी हराम कर रहा है, तो पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई कि सान तो पता ही कोई नहीं, हमें तो पता ही नहीं हमने करना क्या है। जब तक टॉप ऑर्डर नहीं आएगा तो यही वो तरीकाकार है कि CM साहबा को बता दे या अज़मा बुखारी साहबा को बता दे कि वो रिपोर्ट कर दें CCD के कोई जनाब फलाना आदमी है, उसको जाकर पकड़ लो। हालांकि मैं इसके हक़ में कोई नहीं हूँ कि किसी इंडिविजुअल को टारगेट किया जाए और एक्स्ट्रा जुडिशली इसको किया जाए, लेकिन लीगल प्रोसेस के ज़रिए तो इस इंसान को रोका जाए। हम तो CCD पे इतनी तनकीद करने के बावजूद कहते हैं यार अपना काम तो करें, जो परपोर्टेड आप सो कॉल्ड काम बता रहे हैं तो वो काम भी किसी सेंट्रल अथॉरिटी की कमांड से आना है। तो ये प्रॉब्लम होती है जब एक इंसान सारा वैक्यूम क्रिएट कर देता है, अपने हाथ में सारी पावर को सेंट्रलाइज कर देता है। ये ना सिर्फ एक अलामत है और बहुत बड़ी एक निशानी है डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड की, बट के पावर को जनरली डिस्पर्स करने की ज़रूरत है। सारी की सारी पावर पिंडी और इस्लामाबाद में इकट्ठी करके हम ये खटिया कमाते हैं कि कोई बंदा अपनी जगह पे अपनी ड्यूटी करने को तैयार नहीं होता जब तक कि टॉप से कमिसार से हुक्म नहीं आता कि फलाने नू चेक करा दो, फलाने नू ज़रा जाके चेक करो। और उसका रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म भी क्या है, मैस मीडिया, कि अगर रिपोर्ट हो जाए, लाखों हज़ारों लाइक्स और शेयर्स आ जाएं तो वो चीज़ CM या PM या किसी लेवल पे किसी के गोश गुजार हो जाएगी, नज़रों के सामने हो जाएगी, तो उसके लिए कोई रद्द अमल लाएमल तैयार हो जाएगा। ये वो बात है सिस्टम्स की,
ये वो बात है रूल ऑफ लॉ की, इसके बारे में जब तक सब पाकिस्तानी इत्तेफाक नहीं करेंगे, हम इंटरनलाइज नहीं करेंगे एटीट्यूड्स को, तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी, कोई गवर्नमेंट, कोई फ़ौज, कोई ब्यूरोक्रेसी, तो वो कोई एक फ़र्द या कोई ग्रुप ये काम नहीं कर सकता। ये मिनहसल कौम हमें फ़ैसला कर रहे हैं कि हम जो हैं वो जमहूरी एहसास को लेकर चलना चाहते हैं, हम एक लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी बनना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सिस्टम्स काम करें फेसलेस तरीके से, रादर दैन एक बंदा सामने वो सुल्तान राई बन के गंडा सा पकड़ के खड़ा हो जाए हमारे सामने कि मैं वो वाहिद अकेला बदमाश हूँ और मैं पूरे निज़ाम को चला रहा हूँ। तो ये डोमेस्टिक पस मंज़र सारा जो सीन है आपने देख लिया कि हम किस चीज़ को डील कर रहे हैं, किस चीज़ को फेस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं और मुझे रिपोर्ट करते हुए भी बुरा लगता है, क्योंकि जो मेन बड़ा बैकड्रॉप है वो हमारे पड़ोसी ईरान का है। जंग की जो वो है, आप समझ लें घड़ियाँ उसके सर पे मंडला रही हैं, जंग के आलात आसार वो बादल वो छाए हुए हैं, तबला जंग बन चुका हुआ है। देयर डज नॉट सीम टू बी एनी एस्केप। लगता ये है कि अमरीकी हुकाम ने टारगेट भी लॉक कर लिए अपने इसराइलियों के साथ मिल के, यानी जो कोऑपरेशन में वो ऑपरेट करते हैं वो प्रैक्टिकली अब एक एंटिटी बन चुके हैं अमेरिका इसराइल। और चंद दिनों की बात है, बहुत हद हुई तो महीना लग जाएगा और हमारे बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस बनने वाला है। ये अफ़गानिस्तान की तरह नहीं है, ये सिमिलर भी है डिसिमिलर भी है बहुत सेंसेस में। डिसिमिलर इस तरह है कि यहाँ पे एक फ़िज़िकल ग्राउंड इन्वेजन नहीं होगी, यहाँ पे टॉप ब्रास को टारगेट किया जाएगा और मिडल ऑफ द रजीम से बात की जाएगी कि ऑपोजिशन के साथ मुका करके ज़्यादा एक आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बना ले जो मगरिब फ्रेंडली है। ये एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि ग्राउंड इन्वेजन भी की जाए। तीसरी ऑप्शन ये है कि लेन देन की पॉलिटिक्स की जाए और इस कोल्ड वॉर टाइप सिनेरियो के अंदर स्लोली इस रजीम को थका के मार दी जाए जो इस वक्त ईरान की हुकूमत है। थक के तो मरने वाली है नहीं है, ग्राउंड इन्वेजन करने अमेरिकन जोगे नहीं है इस वक्त, ना कि वसाइल का मसला हो, ये अपने पॉलिटिकल झमेलों के अंदर बहुत डीपली फंसे हुए हैं। लगता ये है कि दूसरी ऑप्शन को इख्तियार किया जाएगा कि एरियल बमबारी की जाएगी, टॉप ब्रास को टारगेट किया जाएगा, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा और ऑन द ग्राउंड प्रोटेस्टर्स, ऑपोजिशन मूवमेंट्स और मिड लेवल मैनेजमेंट की और ऑपोजिशन ग्रुप्स के साथ कहा गया मुख मका करो और मुल्क को आप लोग मैनेज कर लो और मगरब दोस्त पॉलिसियाँ बना लो। और इसराइल के मामले में जब सख्ती करते थे अमेरिका के मामले में उसको छोड़ दो, अबैंडन कर दो। इससे रेफ्यूजीज़ पैदा होंगे, इससे शिया मिलिशियाज़ की टेररिज्म भी पैदा होएगी, इससे इनफाइटिंग पैदा होगी मुल्क के अंदर, ईरान के अंदर। 2-3 साल इस पूरे प्रोसेस को स्टेबल होने में लगेगा और 10-15-20 साल इसके रेप्रिकॉशंस ख़त्म ही नहीं होंगे। 2-3 साल से प्रोसेस को स्टेबलाइज करने में लगेगा। हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर है ईरान के साथ, सकाफती ताल्लुकात हैं, सफारती ताल्लुकात हैं, माशी हैं, हमारी ब्लैक इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा है ईरान, हमारे मजहबी जज्बात की वाबस्तगी बहुत सी अवाम की जो ख़ासतौर पर अहले तशीह हैं और सुन्नी मकतब फ़िक्र के लोग भी जो ईरान के साथ एक वाबस्तगी रखते हैं, चाहे वो मजहबी हो चाहे सियासी बुनियादों पे हो। सर हम भी रखते हैं कि हम भी चाहते हैं कि अल कुद्स के मामले के अंदर एक अच्छा एलाय है ईरान फ़लस्तीन के मामले को लेकर। कोई भी नहीं चाहता कि वहाँ पर रजीम चेंज हो बड़े पैमाने पे। ये चंद लोग हैं सरगने जो मगरबी रोड स्कॉलर्स और शीवनिंग स्कॉलर्स और US एड और ऑस्ट्रेलिया एड और UAE द वुमेन ऑफ ईरान हैव अ राइट टू बी फ्री, ये वाले जो हमारे लोग हैं, ये 2 दर्जन लोग हैं, 3 दर्जन लोग हैं। और इसके बावजूद कि बहुत सी तनकीद है हमारी ईरान की रियासत के ऊपर कि क्या मसाइल हैं क्या नहीं है, डोमेस्टिक और फ़ॉरेन, लेकिन मुश्किल वक्त के अंदर ये बातें जो है करने वाला वो भी गद्दारों की, दुश्मनों की साफ में शामिल होता है। तो अपनी सारी तनकीद के बावजूद ईरान की रियासत के ऊपर, फ़ॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर इस लम्हे में ईरान के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। आम आवाम को अपनी दुआओं के साथ, अपनी सपोर्ट के साथ और रियासती सतह पे हमें फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि ये आने वाला जो मामला है इसमें ये ऊँट किस तरफ बैठेगा और हमने क्या करना है इस मामले के अंदर। डायलॉग्स और एक्सचेंजेस जारी हैं हमारे ईरान के साथ। अभी भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आई स्पोक विद माई ब्रदर पिज़ेशकियान, तो देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। मैं स्पेकुलेटिवली कुछ कहना नहीं चाहता कि पाकिस्तान का क्या स्टांस होगा इसके ऊपर, बट लगता ही है कि पाकिस्तान एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करेगा, ना अफ़गानिस्तान की तरह एक एडर और बेटर बन जाएगा, क्योंकि वो और सूरत हाल थी और सर्कमस्टांसेस थी, हमारी और हालात थे, आज और हालात हैं। ये सब देखते हुए मैं फिर भी कहता हूँ खैर की खबर हो, दुआ करें। ये हल्की बातें नहीं हैं, ये कोई हंसी मजाक वाली चीज़ नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्लोबल क्राइसिस और ईरान का मामला जो है वो अगली क्वार्टर सेंचुरी को डिफ़ाइन करेगा मुसलमानों की। अगले 20 से 25 साल इसी मसले को लेकर, जिस तरह इराक़ का मसला 20-25 साल हुए थे ना अफ़गानिस्तान, सर 20 से 25 साल इसी मसले को लेके हम अपनी ज़िंदगियाँ और पॉलिटिक्स सारी उसको डिफ़ाइन करेंगे। और ये सारा रूटेड है
7 अक्टूबर के मुजाहिदे में, जहाँ पे फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स ने इसराइल को चैलेंज किया था बहुत दहाइयों के बाद बड़े पैमाने के ऊपर। तो मुद्दा जो मिडल ईस्ट का लगता है वो पकने ही लगा है, और पाकिस्तान जो है वो एक डिफरेंट पोजीशन में पहली बार बैठा है, बोथ पॉलिटिकली और मिलिटरली। आज शायद हम थोड़ी इंडिपेंडेंस भी इंजॉय करते हैं बनिस्बत क्लासिकली। देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। दुआ में याद रखिएगा। सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।